हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 2 में पढ़ेंगे कविता का सार। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने इसे दोनों कविताओं को अलग अलग वन लाइनर करके इसका भावार्थ बनाने का प्रयास किया था, भावार्थ बताया था पिछली वीडियो में। लेकिन आज हम दोनों ही कविताओं का सार जानेंगे और एक ही वीडियो में इन दोनों कविताओं को समझेंगे कि आखिर लेखक ने इन दोनों कविताओं के विषय में क्या कहा है। तो इसे अब हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसका पूरा सार समझेंगे। तो आप रेडी हैं तो समझिएगा और पहले ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप कविता को पढ़ेंगे जब, तो आपको कविता बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको इसका भावार्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम है उत्साह तथा अट नहीं रही है। दोनों कविताओं को हम समझेंगे और लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इन्होंने क्या कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, पहले जानते हैं पहली कविता का सार। तो लेखक बादलों को संबोधित कर रहा है और संबोधित करते हुए कह रहा है, किससे? बादलों से, कि हे क्रांतिकारी बादलों, तुम खूब क्रांति करो। हे बादलों, तुम खूब जोश के साथ बरसो, इस पूरे आकाश को घेर लो, पूरे आसमान को घेर लो, पूरे इस गगन पर छा जाओ। और तुम हे बादलों, तुम धराधर हे धरा को धारण करने वाले, या हे जो जल को धारण करने वाले, कौन? बादल, तुम खूब गरजो। यहाँ लेखक ने बादलों से बरसने की गुहार लगाई है। आगे क्या कहता है? फिर कहता है बादलों से फिर कहता है लेखक कि तुम इतने सुंदर हो, तुम इतने सुंदर दिखते हो, बिल्कुल तुम काले घुंघराले बालों के समान सुंदर हो। वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे के बाल काले और घुंघराले होते हैं, उतनी ही चमक तुम्हारे अंदर है। तुम बहुत सुंदर हो और तुम बच्चों की कल्पना के समान पाले हुए हो। यानी कि जो तुम्हारे अंदर जो चंचलता है वो बिल्कुल वैसी ही है। तुमने इतनी जो कल्पनाएं जैसे बच्चा करता है, वैसे ही तुम भी उसी के समान हो, उतनी ही चंचलता है तुम्हारे अंदर भी, और तुम उसी के समान मुझे लग रहे हो। यानी कि अगर लेखक ये कह रहा है कि तुम बालक की कल्पनाओं के समान पाले हुए लग रहे हो, जिस प्रकार बालक की जो चंचलता होती है उसी के समान तुम बिल्कुल उतने ही चंचल हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। फिर कहता है लेखक कि जो तुम नया जीवन देने वाले हो। हे बादलों, यहाँ लेखक फिर संबोधित कर रहा है कि हे बादलों, तुम इस संसार के लोगों को, इस सृष्टि के लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम वैसे ही एक कवि के समान हो, जिस प्रकार से एक कवि अपनी शक्ति को अंदर छिपा करके अपनी रचनाओं को रचता है और लोगों के अंदर जोश भर देता है। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, एक कवि के समान हो। तुम भी लोगों में एक नई चेतना जागृत करो, तुम उनके हृदय में एक नई चेतना भर दो। ऐसा जो है लेखक बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है। ये एक आह्वान है, एक आह्वान गीत है, जिसका अर्थ होता है बुलाना,
किसी को बुलाना। यहाँ पर जो है बादलों को बुला रहा है कौन? लेखक, वो भी अपनी कविता के माध्यम से। इस कविता में लेखक ने इतनी अच्छी तरह से शब्दों का जो है तालमेल बिठाया है, अलंकारों का प्रयोग किया है कि मानो मन कविता को पढ़ के ही अति सुंदर हो जाता है। फिर कह रहा है लेखक कि तुमने अपने हृदय में बिजली की सुंदरता छिपा रखी है। तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत अधिक सुंदर हो, और अपने हृदय में वज्र जैसी शक्ति छिपाए हुए हो, और तुम बहुत ही ताकतवर हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम चाहो तो खूब बरस सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है। वैसे ही उतनी चमक तुम्हारे अंदर है, जैसे बिजली की चमक होती है उतनी ही शक्ति तुम्हारे अंदर है, जितनी शक्ति वज्र में होती है। वज्र के समान तुम शक्तिशाली हो और उसी के समान तुम ताकतवर हो। फिर कह रहा है लेखक कि विश्व के सभी लोग तपती हुई गर्मी से परेशान हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। यहाँ क्या कह रहा है लेखक कि इस संसार के लोगों की जो बेचैनी है, जो व्याकुलता है, जो गर्मी से धरती तप रही है, उस तपन के कारण जो लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, उनको तुम शांत कर दो। उनको कैसे शांत कर सकते हो? भाई गर्मी को तो बारिश के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। तो वही लेखक अपने शब्दों के माध्यम से बताना चाह रहा है। फिर कह रहा है कि हे बादलों, तुम अज्ञात दिशा से, अनेक बादल आ गए हैं, मतलब पता नहीं है तुम कौन सी दिशा से आए हो और कितने आए हो, न जाने कौन सी दिशा से और कितने, मतलब पूरा भर गया है, तुम आए हो, पता नहीं है। तुम इस तपती धरा से, यानी कि तुम अज्ञात दिशा से आ जाओ, और अनजान मतलब यहाँ अज्ञात आया है या अनगिनत के लिए भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है। तो तुम अनगिनत, पता नहीं किसके द्वारा भेजे गए हो, ईश्वर के द्वारा भेजे गए। हे बादलों, तुम खूब बरसो और इस तपती हुई धरती को क्या कर दो? ठंडा कर दो, शीतलता प्रदान कर दो, और तुम खूब बरसो। ऐसा यहाँ लेखक ने इस पूरी कविता में कहा है। कहना चाह रहा है लेखक कि मान लो धरती जब बहुत प्यासी है और बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी को देखते हुए इस कविता की उसने रचना की है, और बार बार सुंदर शब्दों का यहाँ पर उसने तालमेल बिठाया है, और सिर्फ 2 से 3 बातें ही घूम फिर के कही हैं कि हे बादलों, तुम बहुत, बादलों की मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, उसे बढ़ा चढ़ा करके बादलों को पुकारा है, उन्हें बुलाने का प्रयास किया है, और कह रहा है कि जो ये संसार के लोग प्यासे बैठे हैं, ये जो धरती है ये तप रही है, इसको तुम ठंडा कर दो, और पता नहीं तुम कहाँ से आओ और खूब बरस जाओ। बस इतना वो कह रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पसंद आया होगा। मैंने कई बार पढ़ने के बाद इसे जो है इसका सार निकाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक पहले इसे समझ लें, पहले इसका सार समझ लें, उसके बाद कविता को पढ़ें, और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कविता एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरी कविता का सार जानते हैं और देखते हैं दूसरी कविता में क्या कहने का प्रयास कर रहा है लेखक। दूसरी कविता है अट नहीं रही है, जिसका अर्थ होता है समा नहीं रही है। यानी कि यहाँ बात लेखक कर रहा है। लेखक कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उन्होंने फागुन के महीने की इसमें बात की है, और फागुन का महीना हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार
आता है, फागुन कहते हैं उसे, और वो कब आता है? फरवरी और मार्च के बीच का, जब फरवरी जा रही होती है और मार्च आ चुका होता है, तो बीच का है जब बसंत के दौरान की, जब फूल बहुत खिले हुए होते हैं और नई नई जो है शाखाओं पे, जो पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, तो उस दृश्य का वर्णन यहाँ, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। तो देखते हैं क्या है कविता में। कह रहा अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है। फागुन माह के आते ही प्रकृति में जो सुंदरता बढ़ जाती है, उसी का लेखक ने वर्णन किया है। और कह रहा है जी, प्रकृति की जो सुंदरता है इतनी अधिक है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रकृति के तन पर ये समा नहीं रही है, यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है इस मौसम में कि वो उसका समा पाना बड़ा ही, मतलब वो समा नहीं रही है। बस इसके बाद लेखक कहता है कि जब जब तुम आते हो, यह फागुन के महीने की बात हो रही है। पहली कविता में बादलों की बात हो रही थी और इसमें फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन है। तो बार बार किसको संबोधित कर रहा है लेखक? फागुन के महीने को। फिर कह रहा है कि जब जब तुम आते हो, अर्थात जब फागुन का महीना आता है तब हर घर में खुशबू भर जाती है। यहाँ लेखक कह रहा है कि हे फागुन के महीने, जब तुम आते हो प्रकृति में इतना चमत्कार उत्पन्न कर देते हो, इतना सुंदरता ला देते हो कि हर जगह, हर घर, चारों तरफ, जगह जगह खुशबू भर जाती है। हर घर में जगह जगह क्या भर जाती है? खुशबू भर जाती है। फिर कह रहा है कि कवि आगे कहता है कि फागुन का जो महीना है वो आकाश में उड़ने के लिए हमारे हृदय में एक नया जोश भर देता है, मानो कि पंख लगा देता है हमारे अंदर। हमारा मन जो है ऐसा करता है कि हम आकाश में उड़ने लगें। इस प्रकृति की सुंदरता को देख के जो हमारा जो पर्यावरण है इतना खुशबूदार हो जाता है कि एक नशा सा उसमें होता है कि मानो हमारे भी चार पंख लग गए हों और हम उड़ने को बेचैन हो। वैसे ही जब पक्षी बहुत खुश होता है तो ऊंचाइयों को छूता है, बहुत ऊंचे ऊंचे आकाश को छूने लगता है, उतनी ऊंचाई भरने के लिए वो उड़ान भरता है अपनी। वैसे ही हमारा मन भी ऐसे करता है। यहाँ कल्पना की है लेखक ने। लेखक का काम है कल्पना करना और उसने प्रकृति की सुंदरता को देख करके कल्पना की है और उसी का वर्णन अपनी कविता में किया है। और फिर कह रहा है कि जिस प्रकार से जो मतलब मैंने अभी बताया कि पंछी जब खुश होता है तो आकाश की ऊंची उड़ान भरता है, उसी प्रकार इस फागुन के महीने में हमारा मन भी बिल्कुल वैसे ही जो है खुश हो जाता है। और अगर मैं चाहूँ भी, इतना खुश हो रहा है और इतनी प्रकृति की सुंदरता है कि अगर मैं चाहूँ भी ना, चाह कर के भी मैं इससे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरी आंखें इससे हट नहीं रही हैं। फिर आगे क्या कहता है लेखक, देखते हैं जरा। फिर कहता है कि फागुन मास आते ही जो डालियाँ हैं पेड़ों की डालियों पे मतलब लद जाती हैं। पेड़ों की डालियाँ किससे लद जाती हैं? हरे हरे पत्तों से, लाल लाल पत्तों से वह ऐसी सज जाती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कहीं लाल कहीं हरा, रंग बिरंगे पत्तों से जो है वो लद जाती हैं। धीमी धीमी जो है सुगंधित माला, मानो जैसे प्रकृति ने अपने गले में डाल रखी हो फूलों की माला। यहाँ लेखक कहता है कि मानो धीमी धीमी
जो भीनी भीनी खुशबू होती है, धीमी धीमी और सुगंधित, मतलब खुशबूदार, ऐसी मानो कि एक पुष्प की माला, जैसे मानो प्रकृति ने अपने हृदय में डाल रखी है और पहनी हुई है, और वो जगह जगह पर क्या कर रही है, खुशबू फैला रही है। पूरे पर्यावरण को उसने सुगंधित कर रखा है और देख करके ऐसा लगता है कि जगह जगह सुंदरता छाई हुई है। अर्थात प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है, जिधर भी मैं नज़र घुमाता हूँ उधर मुझे सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता, पेड़ पौधे हरे भरे, फूल पत्तियाँ और फूल, नए रंग बिरंगे फूल खिले हुए, बगियाँ पूरी भरी हुई हैं। और यहाँ वह प्रकृति की भरपूर अपने जितने भी शब्द हैं उनसे तारीफ कर रहा है और कहता है कि इतनी अधिक सुंदरता है प्रकृति की के जो अंदर, कि मानो कि उसके तन से वो, उसके तन में वो समा नहीं रही है। यानी कि इतनी अधिक सुंदरता है कि मानो प्रकृति का हृदय भी कम पड़ गया है और उसके हृदय में वो सुंदरता समा नहीं पा रही है। फिर कह रहा है कि हर जगह इतनी सुंदरता है कि प्रकृति के तन पर वो जो है समा पाना उसका कैसा हो रहा है कि जैसे उसका तन कम पड़ गया हो, तो ये समा नहीं पा रही है, ये कहना चाह रहा है लेखक। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है, तो आप एक बार इस सार को समझ लें और फिर अपनी कविता को पढ़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपके पेपरों में, जो परीक्षाओं में, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय।